Hello friends, welcome to NDA journey. Today I am going to discuss the first polity lecture. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर व्हेन यू विल कम विद पॉलिटी लेक्चर्स. सो टुडे द पॉलिटी लेक्चर्स विल बी स्टार्टेड और आई विल टेक अराउंड 24 to 25 सेशंस ऑफ पॉलिटी. और इतने सेशंस में एनडीए का सिलेबस और सी डी एस एफ कैट का सिलेबस कवर हो जाएगा. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए बने रहो. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं. आई विल ट्राई टू मेक इट क्रिस्प और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगी और मज़ा भी आएगा. पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जानकर आप भारत को जान रहे हो, आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जान रहे हो. यू विल नो मैनी थिंग्स अबाउट इंडिया विच यू डोंट नो. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल. बस तुम्हें ध्यान से सुनना है, कुछ भी लिखना नहीं है. याद रखना, कुछ भी लिखना नहीं है. और अगर नोट्स की बात रहेगी तो मैं नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा. डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ एनडीए जर्नी. ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ताकि आराम से ज्वाइन कर पाओ. देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है. इंडियन पॉलिटी में बेसिकली दो भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रीएम्बल का. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को, ये टर्म तुम्हें पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. तो ये भी याद कर लेना. ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन माना जाता है इसे. ठीक है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये पता रहेगा, ध्यान रहेगा कि प्रीएम्बल जो है वो भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है. अब देखो, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है. जैसे जो बेसिक टर्म्स यूज़ होंगे वो हैं पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और अमेंडमेंट. पार्लियामेंट का मतलब, जहाँ भी ये वर्ड पार्लियामेंट आए तो उसका मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ये तीनों जो बॉडीज़ हैं ये पार्लियामेंट के पार्ट हैं. लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. देखो, हम सारे टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के. आपको लोकसभा के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस. पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आराम से बैठ के इसे सुनना है, हेडफोन लगा लो. अगर तुम्हें वीडियो स्लो लग रहा है, मेरी वॉइस स्लो लग रही है, तो इसे 2x पे देख लो, डजेंट मैटर. लेकिन पूरा ज़रूर सुनो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो पार्लियामेंट का मतलब समझ में आया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. सेकेंड वर्ड इज़ लेजिस्लेचर. अब इस लोकसभा और राज्यसभा को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं. प्रेसिडेंट को हटा दो तो लोकसभा और राज्यसभा को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं. ठीक है, तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू लेजिस्लेचर प्लस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं हम, लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट. ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेचर कहलाता है. अमेंडमेंट क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज जो है वो अमेंडमेंट कहलाता है. जैसे हाल फिलहाल 2 साल पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, ये तो ख़त्म हो गया. लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो हैं, हम आप देखते रहते होंगे न्यूज़पेपर में कि इस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि संशोधन होना, सुधार होना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आना, दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का 3 भाग है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है. पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशियरी. ये सब बेसिक क्लास में आप 8th 9th में पढ़े होंगे. ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी. ये संविधान का 3 भाग है. यही मुख्य अंग है जिसके द्वारा हमारे भारत में शासन चलती है. हमारे भारत की विधि व्यवस्था सब इन्हीं तीनों बॉडीज़ पर निर्भर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी. एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को एग्जीक्यूट करे, जो लॉ को लागू करे, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव.
तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है। लेजिस्लेटिव मैंने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा, ये सेंट्रल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे देखा था तो इसे विधानसभा और विधान परिषद भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, ठीक है। जुडिशियरी में कौन कौन आते हैं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कम्स अंडर जुडिशियरी, ओके। नाउ यहाँ पे देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री, वैसा देश जहाँ दो गवर्नमेंट हो एंड दोनों का पावर सेम हो तो वह फेडरल कहलाता है। देखो ये याद रखना कि वैसा कंट्री जहाँ पे दो गवर्नमेंट हो, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो और दोनों का पावर सेम हो। अब दो गवर्नमेंट है तो दोनों के पास पावर रहेगा, कुछ ना कुछ पावर रहेगा, तो दोनों का पावर अगर सेम हो, इक्वल हो, तो वैसे कंट्री को हम फेडरल कंट्री कहते हैं, ठीक। अब आप भारत में देखिए, इंडिया में देखिए, तो इंडिया में दो टाइप का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री होगा? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया एक फेडरल कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिया कैसे नहीं है फेडरल कंट्री? भाई स्टेट और सेंटर का पावर इंडिया में सेम नहीं है। स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू सेंटर। कैसे सेम नहीं है? तो देखो, जब भी वैसा सिचुएशन आता है जब स्टेट का जो गवर्नमेंट है अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, तो सेंटर क्या करता है? प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता है। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। या फिर बहुत सारी एरियाज़ हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है, वो आगे आप जानेंगे। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट द पावर ऑफ बोथ गवर्नमेंट इज़ नॉट सेम। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल कंट्री। बट अगर हम यूएस को देखें तो इंडिया फिर क्या है भाई? तो इंडिया को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल कंट्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया का कैसा कंट्री है। ऑप्शंस में फेडरल थे, क्वासी फेडरल थे, नन ऑफ दीज थे। तो क्वासी फेडरल कंट्री है इंडिया। कैसा कंट्री है? क्वासी फेडरल। यहाँ पर दो गवर्नमेंट है लेकिन दोनों के पास पावर सेम नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री। बट फेडरल कंट्री का एग्जाम्पल है यूएस, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ फेडरल कंट्री। यूएसए में मैं आपको बता दूं कि वहाँ 50 राज्य हैं और राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट का पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर यूएस में सेम है, इक्वल है। यानी कि वहाँ जो है स्टेट के पास भी उतना ही पावर है, सेंटर के पास भी उतना ही पावर है। स्टेट के लॉज पे सेंटर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये यूएस का रूल है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये नोट्स में आप लिख सकते हो कि टू गवर्नमेंट विद इक्वल पावर इज़ कॉल्ड फेडरल, टू गवर्नमेंट विद अनइक्वल पावर इज़ कॉल्ड क्वासी फेडरल। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, NDA 222 इज़ वेरी क्लोज, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो नोट्स बनाने में टाइम मत ख़राब करो। जो वीडियो आप देख रहे हो इसे पूरा देखो, ध्यान से सुनो, नोट्स को पढ़ लिया करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूर करना। नोट्स मैं दे दूँगा, राइट। अब देखो, हमने एक कंपैरिजन करा है। क्या कंपैरिजन है कि इंडिया लेवल पे अब दो गवर्नमेंट है, एक तो स्टेट लेवल पे और एक इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे जो पीएम का कार्य है वो स्टेट लेवल पे सीएम का कार्य है, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं। जो इंडिया लेवल पे पीएम होंगे वो स्टेट लेवल पे सीएम होंगे। जो इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट का कार्य होगा वो स्टेट लेवल पे गवर्नर का कार्य होगा। जो लोकसभा रोल प्ले करती है सेंट्रल लेवल पे, वही विधानसभा स्टेट लेवल पे रोल प्ले करती है। जिस तरह से राज्यसभा कंट्री लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे रोल प्ले करती है, उस तरह से विधान परिषद, VP, विधान परिषद स्टेट लेवल पे रोल प्ले करती है।
देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसे अपर हाउस भी बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। ये याद रखना है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं लोकसभा में, वो पीपल के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। राज्यसभा में भी चुन के आते हैं बट इनडायरेक्टली आते हैं। इसका एक इलेक्शन का अलग तरीका होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस जर्नी में तुम बहुत कुछ सीखोगे। एग्ज़ाम्स के में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और साथ ही साथ यू विल गेट मैनी कॉन्सेप्ट, मज़ा आएगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी टेरिटरी को स्टेट बनने के लिए उसके पास कहीं ना कहीं उसको 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे किसी टेरिटरी को एक स्टेट घोषित करना है। मान लो ये एक एरिया है, 1 मिनट, मान लो ये एक एरिया है, ठीक, रेड कलर में मैंने एक एरिया बनाया। ये कहीं भी होगा वर्ल्ड में, किसी भी स्थान पे हमको इस एरिया को स्टेट घोषित करना है, यानी कंट्री घोषित करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक स्टेट घोषित करने के लिए कि इसके पास फिक्स टेरिटरी हो, एक निश्चित इसका भूभाग हो, ठीक है, फिक्स टेरिटरी हो, पहली क्राइटेरिया। अब भाई टेरिटरी जब फिक्स हो जाएगा तो उसके अंदर कंट्री बना रहे हो तो उसके अंदर सिटीजन भी तो रहेंगे, लोग रहने चाहिए। दूसरी चीज़, कंट्री बनने के लिए लोग रहने चाहिए, टेरिटरी रहना चाहिए, उसके बाद लोग रहने चाहिए। अब जब लोग रहेंगे इसमें जब लोग रहना स्टार्ट करेंगे तो इनके पास कुछ अधिकार भी रहना चाहिए, राइट्स रहना चाहिए, और उन राइट्स का, उन अधिकार पर नज़र रखने के लिए, उन अधिकारों का किसी प्रकार से कोई क्षति ना पहुंचा दे, इसके लिए गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। तो किसी भी टेरिटरी को, किसी भी भूभाग को एक कंट्री बनने के लिए, एक स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला फिक्स टेरिटरी, दूसरा सिटीजन्स, तीसरा राइट्स, अधिकार, और चौथा गवर्नमेंट। ये चीज़ क्लियर हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अभी तुम लोग 12th में होगे तो तुम्हें लगता होगा आर्टिकल्स क्या हैं। बहुत ही आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है, सब कुछ यूं ही याद हो जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो, पहला चीज़ फिक्स टेरिटरी रहना चाहिए, है ना, फिक्स टेरिटरी रहना चाहिए। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ बुक, एक बुक है हमारा। और इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे तुम साइंस की बुक पढ़ते हो, मैथ्स की बुक पढ़ते हो, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो अ बुक। उसमें प्रियम्बल है, हमने शुरू में पढ़ा कि प्रियम्बल इज़ दी मतलब इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसे तुम अपने बुक को पढ़ते हो तो उसमें प्रीफेस लिखा रहता है आगे का एक पेज में, है ना, उसी तरह प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक में काम करता है, राइट। तो अब चूँकि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बुक है, तो बुक में चैप्टर्स होंगे, ठीक है, तो बुक में चैप्टर्स होंगे। तो उसी तरह हमारा बुक का पहला चैप्टर जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, क्योंकि भारत एक स्टेट है और सबसे पहली ज़रूरत है फिक्स टेरिटरी। तो पहले टेरिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे तब ना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हम टेरिटरी को जानेंगे कि हमारा जो टेरिटरी है वो किस तरीके से, किस रूल से बंधा हुआ है, कैसे हम टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, राइट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, दूसरा भाग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा चैप्टर है वो सिटीजनशिप के बारे में है। और हमने आपको बताया था कि स्टेट बनने के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन्स का होना, और दूसरा चैप्टर सिटीजनशिप है। तीसरा राइट्स का होना, और देख लो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, राइट। तो कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज अगर करोगे तो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। और चौथा चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। देखो, DPSP कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का अधिकार से ही रिलेटेड है, तो ये भी राइट्स में भी आ गया।
ठीक है। डीपीएसपी इज़ नथिंग बट राइट्स, अधिकारों की बात करता है, तो डीपीएसपी भी राइट्स में आ गया। पांचवा चैप्टर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो द यूनियन है। द यूनियन मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है, पीएम कैसे काम करते हैं, सीएम कैसे काम करते हैं, गवर्नर कैसे काम करते हैं, मतलब तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है लास्ट चैप्टर में। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 चैप्टर्स बेसिकली तुमको पढ़ना है, और वो 5 चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि पहले फिक्स टेरिटरी रहना चाहिए, उसके बाद सिटीजन्स रहना चाहिए, तीसरा राइट्स रहना चाहिए, और चौथा गवर्नमेंट रहना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, राइट। अब देखो, अब पहला चैप्टर में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पहला चैप्टर है, तो पहले हर चैप्टर में कुछ सब पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ सब पॉइंट्स रहते हैं। उसी तरह यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में 4 सब पॉइंट हैं जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ना है। सिटीजनशिप में 5 से 11 तक आ गया, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बातें हमें पढ़नी है, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिटीजनशिप 5 से 11 तक, फिर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, और फिर 36 से आर्टिकल 51 तक हमें डीपीएसपी पढ़ना है, राइट। हमें क्या पढ़ना है? डीपीएसपी पढ़ना है। और फिर आर्टिकल 52 से सो ऑन आगे 200-150 आर्टिकल जो भी है वो द यूनियन के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ध्यान रहे 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 to 11 सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी 36 to 51, और फिर 52 से लेकर आगे सो ऑन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कितना तक है वो गवर्नमेंट के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज करो। 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 to 11 सिटीजनशिप, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 to 51 DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इतना बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाउ इज़ दिस प्रेजेंटेशन, तुम्हें कैसा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स की नहीं, और तुम्हें बस सब वीडियो को सुनना है अच्छे तरीके से, और जो भी नोट्स मैं शेयर करूँगा उसे बार बार रिवाइज करना है। पॉलिटी तुम्हें आसान लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखो, जो भी डाउट्स हो वो भी पूछना। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भाई हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं तो रिटन होगा, तो फिर ये अनरिटन की बात कहाँ से आई। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक ही जगह, एक ही किताब में सारी बातें, एक एक रूल, एक एक लॉ सारे एक ही बुक्स में लिखी हो, एक ही बुक में लिखी हो, तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और अगर एक देश का, एक ही देश का डिफरेंट लॉ अलग अलग किताब में लिखा हो, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। देखो यार, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे। देखो, अब सवाल है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है। तो यूएसए और इंडिया, ये दोनों कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एक ही जगह। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन एवरीथिंग इज रिटन इन सिंगल बुक दैट इज़ कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही किताब में सारी बातें लिखी हो तो वो क्या कहलाता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे यूएसए और इंडिया। अनरिटन में चीज़ें एक जगह नहीं होती, ठीक है, एक ही जगह सारी बातें नहीं लिखी होती। जैसे सऊदी अरेबिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। सऊदी अरेबिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीज़ें एक जगह नहीं लिखी है। अगर किसी ने
कोई क्राइम किया, जैसे मान लो एक एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो वहाँ फिर जो उसको जो कानून के तहत जो दंड मिलेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अलग लॉ है, क्राइम के लिए अलग किताब देखना पड़ेगा, और फिर जो अन्य तरह के ऑफेंसेस हैं उसके लिए अलग किताब हैं वहाँ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अलग अलग किताबों में लिखा है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जगह पाई जाती हैं, एक जगह नहीं। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मज़ा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के और तुम्हें जान के, बिकॉज इट्स वेरी न्यू थिंग फॉर यू, राइट? So I hope you enjoyed this video. Let's meet in the next video. Thank you. Jai Hind.